हकीकी आज़ादी का कप जीत कर अवाम को आज़ाद करना चाहता है। इमरान खान ने अपने फाइनल मैच का आगाज आज वजीराबाद के उसी मकाम से दोबारा शुरू किया है जहां उन पर कातिलाना हमला हुआ। और वो जो कुछ बातें कही हैं उनका भी सिर्फ 25% हम आपको बता सकते हैं, यानी बाकी बताया भी नहीं जा सकता। जिस खौफनाक हद तक इमरान खान जो है वो चले गए हैं। अब वो देख रहे हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने क्या करना था मेरे खिलाफ, मेरी जान ही ले सकते थे ना, वो ले ली, बस मुझे तो अल्लाह ने बचाया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी सियासी मैच के फाइनल लम्हात की, लॉन्ग मार्च के आगाज की और बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार की। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान से मिलने वाली खुशखबरी की। पाकिस्तानी टीम कल न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। आज भारत को हराकर इंग्लैंड भी फाइनल में पहुंच गया है। T20 के इस वर्ल्ड कप को 30 साल पहले 1992 के वर्ल्ड कप से जुड़ा है। बात कुछ गलत भी नहीं लगती, उसने इत्तेफाक बल्कि हसीन इत्तेफाकात का ये एक सिलसिला नजर आ रहा है जो बिल्कुल 1992 में था। पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हुआ 1992 में? 1992 में भी पाकिस्तानी टीम को टूर्नामेंट के आगाज में शिकस्त पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस वक्त भी किसी को यकीन नहीं था कि यह हारने वाली टीम वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेलेगी। 1992 वर्ल्ड कप के आखिरी 3 लीग मैचों में पाकिस्तानी टीम ने कामयाबी हासिल की और अगर मगर की मुश्किल पहेलियों से होती हुई फाइनल तक पहुंच गई। इसी तरह इस T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया और जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम ने हॉलैंड, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 3 मैच जीते। एक बार फिर ये अगर मगर का खेल कर हम सेमीफाइनल में पहुंचे। यहां भी हसीन इत्तेफाक देखिए कि 92 में भी हमने न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल जीता था और अब फिर न्यूजीलैंड को ही रोंद कर फाइनल तक पहुंचे हैं। अगला इत्तेफाक ये कि 1992 में भी फाइनल में हमारा मुकाबला इंग्लैंड से था और अब एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ही हमारे मुकाबिल है। 13 नवंबर बरोज इतवार को तारीख दोहराई जा सकती है। कौम को खुशखबरी का इंतजार है। दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तानी टीम का दामन कामयाबियों से भर दे। पाकिस्तानी एक खुशखबरी का इंतजार सियासी मैदान में भी कर रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन यहाँ भी हसीन इत्तेफाक देखिए कि 1992 वर्ल्ड कप का फातेह कप्तान इमरान खान अब सियासी मैदान हकीकी आज़ादी का कप जीत कर अवाम को आज़ाद करना चाहता है। इमरान खान ने अपने फाइनल मैच का आगाज आज वजीराबाद के उसी मकाम से दोबारा शुरू किया है जहाँ उन पर कातिलाना हमला हुआ। ये अल्लाह का करम और खुशकिस्मती थी कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सच के सफर में अरशद शरीफ को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी। शहादत के बाद आज एक बार फिर उनके खानदान को गम से दोचार होना पड़ा जब शहीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया पर लीक हो गई जिसमें अरशद शरीफ पर बदतरीन तशद्दुद की तस्दीक हुई। शर्म का मकाम यह भी है कि अरशद शरीफ की वालिदा को बार बार मांगने पर भी ये रिपोर्ट नहीं दी गई मगर मीडिया पर लीक कर दी गई। इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है, जिम्मेदार कौन है, इसी से आगाज करेंगे। आज खुसूसी तौर पर हमें अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने ज्वाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मशहूर शख्सियत हैं, आप इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और सदीक जान नूरुल आरिफीन भी मेरे साथ हैं। अजहर सदीक साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। अब अरशद शरीफ साहब के घर वालों को, उनकी वालिदा को तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलती, मीडिया में आ जाती है, उसका फिर जिस तरह से इस्तेमाल होता है वो भी हमारे सामने है। क्या करना होगा अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ जिस तरह से उन पर तशद्दुद और जुल्म सामने आ रहा है। यहाँ पर साफियों के साथ बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन आज तक इस तरह से शायद ही किसी साफी के साथ हुआ। पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह के टॉर्चर की खबरें आ रही हैं, ये कौन है जो छुपाने वाले हैं, कौन इनको इंसाफ दिलाएगा? बहुत शुक्रिया उसामा सदीक जान साहब। और जरा 2-3 चीजें जरा समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ इस इशू को खाली आइसोलेशन में मत देखिएगा, आप टाइमिंग देखना है आपने। यानी इसका पोस्टमार्टम तो पाकिस्तान में कितना अरसा पहले गलबन 10 दिन से ज्यादा अरसा हो चुका है, वो हो चुका था। और ये जो टॉर्चर के निशानात हैं और ये तस्वीर सारी, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और बाकायदा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब उनकी वालदा साहिबा ने बाकायदा अदालत में गई और डेट डाली गई कि आइंदा लेकर आए, उससे पहले ये लीक कर दी गई और फिर ये इंतजार किया गया कि कब ये चीजें लीक होनी। और जैसे ही इमरान खान साहब ने अपना आज लॉन्ग मार्च का, यानी आज कल की बात है कि ऐलान किया, तो ये तस्वीर जो है वो बाकायदा एक मखसूस चैनल के जरिए और ख़ास तौर पर उस एंकर भाई के लिए जरिए निकाल देंगे जिसके बारे में हर एक को पता है
कि उनकी पीटीआई के हवाले से एक जो नुक्ता नजर चला आ रहा है कि वो क्रिटिक नहीं है, वो कोई जाती ग्रज रखते हैं, तो फिर अगर कड़ियों से कड़ियां मिलाई जाए तो ये समझ आ जाएगी बात को कि व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट। हम जरा थोड़ी सी तारीखी तौर पर चले जाएं। मुझे जिस वक्त अरशद भाई का ये सानिया सामने आया, रात को जब पता चला, फिर जो तस्वीर सामने आई, फिर जो पोजीशन सामने रखी, चूंकि वकील भी हैं और इन्वेस्टिगेटिव चीजों को भी समझते हैं, मैंने तो पहले दिन ये कह दिया था कि इनको बाकायदा मारने के बाद, तशद्दुद करने के बाद गाड़ी में बिठाया गया। उनकी जो पोजीशन सारी सामने अगर आप रख कर देख लें, और फिर वो गोलियों की जो तरीका कार जिस तरह रखा सामने, वो बात रख लें, फिर वो ड्रामा आपके सामने हुआ कि जनाब वहां की पुलिस ने पुलिस मुकाबले में मार दिया, फिर उसी चीज की अगर स्टोरीज को अगर देखे तो उसके खून के धब्बे मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं उनके ऊपर आ जाएंगे। बजाय ये वो कंडेम करने के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए उन्होंने उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। तो ये काफी थी चीजें एविडेंस को सामने लाते हुए, मगर कुछ नहीं किया गया। फिर मैंने तो बाकायदा इस पे मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम में। मैंने पहले दिन से 4 सवाल उठाए हैं। एक तो आपको पता है कि डॉक्टर इमरान फारूक का केस अगर देखें तो पाकिस्तान में FIR हुई, बाकायदा ट्रायल हुआ, तो अभी तक अरशद शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि कीनिया तो हमें उम्मीद ही नहीं है कि वहां से अभी तक अरशद शरीफ से आपकी शहादत का, कत्ल का मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज नहीं हो सका। इमरान खान साहब का भी मामला अगर आपने देखा, जो दरखास्त दी उस पर पर्चा नहीं हुआ, और वो पर्चा उन्होंने अपनी मर्जी से पुलिस ने कर दिया, ये रिकॉर्ड पे है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, किसी ने इस तरफ उस तरह तवज्जो नहीं दी, और वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं जिसकी बराह रास्त जिम्मेदार है। फिर यही बात नहीं है। अगर इसको दूसरा मामला देखें, क्राइम सीन प्रोक्योर नहीं हुआ, जो लोग यहाँ से गए वो बाद में, और वो एक कमेटी बन के चलेगी। कमेटी कौन सी है? या तो जुडिशल कमीशन बनना था, या बाकायदा JIT बनी थी पर्चा दर्ज करने के हवाले से, वो नहीं हुआ। फिर मैंने उसी में ये बुनियादी तौर पर जो समझना है कि दिस मैटर इज पर्टेन टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो क्यों? क्योंकि ये हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में मामला आ गया और आम बंदा नहीं है। अच्छा सिद्दीक साहब, आपसे सिद्दीक जान सवाल करना चाह रहे हैं। जी सिद्दीक, ये बताइएगा, सिद्दीक साहब के अरशद शरीफ साहब की वालदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करती हैं और दरख्वास्त करती हैं कि उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी जाए। उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं मिलती, 1 हफ्ते की तारीख पड़ जाती है आमिर फारूक साहब की अदालत से, और उस दौरान ही जो है वो तस्वीर और ये सारी चीज़ें कामरान शाहिद साहब को दे दी जाती हैं और वो चला देते हैं। तो ये बताएं कि आप पैमरा में भी काफ़ी आपने केसेस किए हैं, आप इन चीज़ों को देखते हैं, ये दोनों चीज़ें बताएं। एक तो फैमिली से पहले इनको किस तरह मिल गई, ये किसके पास थी और कैसे इनको मिल गई होगी, और दूसरा जो बड़ा और अहम सवाल है, क्या पैमरा को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए था कि जो उन्होंने इंतहाई ये घटिया और गलीज हरकत की, क्या पैमरा को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? अगर आप अपना सदीक जनाब आपने बहुत रेलेवेंट सवाल उठाया है। पैमरा के कवानीन के तहत अगर देखा जाए, ये चीजें जितने भी पब्लिक की है ना, ये पैमरा के कानून की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी है, बल्कि कई उनके डायरेक्टर की तौहीन, जो डायरेक्टर्स है उनकी तौहीन है। लेकिन आप पैमरा के हवाले से मैं तो इतना नाउम्मीद हो चुका हूँ। अपना कामरान शाहिद साहब के बारे में आपको याद है कि ये जो आज शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा उन्होंने अपना परमिशन नहीं दी और जुर्माना कर दिया है लंदन की कोर्ट ने, वहां उस वक्त भी इन्होंने क्या किया था, बता दिया था कि जनाब इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरी कर दिया, हालांकि वो तो सिर्फ एक अकाउंट डीसील करने के हवाले से थी। उसमें बाकायदा पैमरा ने ऑर्डर पास करवाए मैंने, और इनको कहा कि माफी मांगी जाए। इन्होंने और पैमरा ने वो ऑर्डर आज तक एनफोर्स नहीं करवा सका। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ यहाँ। तो पैमरा अगर देखा जाए, और दूसरी तरफ देखा जाए हमने पैमरा में कि इमरान खान साहब के दौर में पैमरा तो बेबस इदारा था, और अभी हमने देखा है कि जब दिल चाहता है चैनल ऑफ एयर कर देते हैं, जब दिल चाहता है जिसके मर्जी अगर ऑफ एयर करना हो उसके खिलाफ कोई पेनल्टी या कोई पीनल एक्शन लेना हो, इन्हें कोई देर नहीं लगती है। और डायरेक्टिव जारी करने के भी, यानी चैनल बंद करने तक, आप लोगों का चैनल बंद नहीं कर दिया, उन्होंने कितनी दफा बंद किया है, और पैमरा को कोई पूछ, ये वही यानी कौन है, आपको याद होगा, आप और हम बड़ी दौड़ लगाते रहते। अपना अफसार आलम साहब तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जब सलीम साहब की अपॉइंटमेंट हुई तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। और यहाँ एक और बात है कि अगर देखा जाए कि उनको जो उनकी तस्वीर दिखाई गई उनकी फैमिली की मर्जी के बगैर आपने दिखाया है, तो यहाँ पीका लॉ के तहत भी अगर देखा जाए तो ये जिसने बाकायदा उनके साथ शेयर की है उनके खिलाफ FIA को एक्शन लेना चाहिए। FIA ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। वजह क्या है कि वो जो है ना, जो धब्बे है ना, खून के धब्बे, वो आपके वफाकी हुकूमत या बाकी लोगों के जिम्मे नजर आएंगे, तो वहां से चीज क्लैरिटी हो जाएगी। एक बात मैं, और चूंकि आपका वक्त कम होना है,
एक बात मैं और बता दूं आपको, ये वाला मामला जितना कुछ सामने आ गया, पता लग गया, गाड़ी भी वो नहीं थी, बच्चा भी पहले बरामद हो गया हुआ था, तो अब तो हुकूमत पाकिस्तान को इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वजह गया है। ये जर्नलिस्ट के हवाले से एक बात है, ये सवाल एक नॉर्मल इशू नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह सहाफत के म्यार को तंग किया जा रहा है, जिस तरह कीनिया के अंदर, और पाकिस्तानी हुकूमत बेबस नजर आ रही है, तो इसको कहीं ना कहीं तो लेकर जा रहा है, ना फोरेंसिक हो सकी उस तरह, वहां कीनिया की आज तक फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आ सकी। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, ना सिर्फ यह कि इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर उठाया जाए, और यहां जो आपने कहा यहां भी एफआईआर दर्ज हो, अगर ऐसा नहीं होता तो लगेगा कि हुकूमत खुद इस मामले को दबाना चाहती है, तो यह बड़ा खतरनाक होगा हुकूमत के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, आपने हमें वक्त दिया। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू हो रहा है, खान साहब भी इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात भी की और सदीक जान भी वहाँ पर थे, और सदीक आपने एक ट्वीट किया कि जी सिर्फ 2% अब तक बातें इमरान खान साहब ने बताई हैं। अगर जो कुछ वो कह चुके हैं 2% है तो 98% फिर क्या होगा? क्या बातें हुई, क्या कुछ कहा इमरान खान ने? देखिए, मैं पहले आपके इस सवाल का आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आज जो मैंने देखा इमरान खान साहब पर हमले के बाद, ये मेरी पहली मुलाकात थी उनके साथ, और हमले से एक दिन पहले कंटेनर पर हुई थी, और हमले के बाद आज पहली मुलाकात थी। जो मैंने देखा है वो इमरान खान साहब के पास जो चीज़ें आज उन्होंने कुछ बातें कही भी हैं, और वो जो कुछ बातें कही हैं उनका भी सिर्फ 25% हम आपको बता सकते हैं, यानी बाकी बताया भी नहीं जा सकता। जिस खौफनाक हद तक इमरान खान जो है वो चले गए हैं। अब वो देख रहे हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने क्या करना था मेरे खिलाफ, मेरी जान ही ले सकते थे ना, वो ले ली, बस मुझे तो अल्लाह ने बचाया है। अब मैं जल्दी उसामा गाजी साहब आपको बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया है, ये जो एक हुकूमत की जानिब से एक बातचीत चल रही है कि 6 माह के लिए एक निगरान सेटअप बना दिया जाए, 6-8 माह के लिए। इमरान खान ने इस ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया है। वो 6 माह का निगरान सेटअप किसी सूरत जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से इमरान खान बड़े क्लियर हैं कि कोई भी आर्मी चीफ लगा दें, मेरिट पर लगा दें, वो इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। और मेरे ये असेसमेंट है, इंफॉर्मेशन नहीं है, कि जिस एक नाम पर इमरान खान साहब को जो है वो इतराज़ है, वो इमरान खान साहब को बता दिया गया है कि उनको आर्मी चीफ नहीं लगाया जाएगा। तीसरा, बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात एक ही बात है, इलेक्शन, और कुछ है ही नहीं, और कोई बात ही नहीं करनी। तो मुझे उनकी बातों से ये लगा है कि सदर पाकिस्तान बहरहाल बैकडोर राब्ते जारी रखे हुए हैं, किसी वक्त भी कोई डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब के बराह रास्त किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान साहब ने मजीद नाम जो हैं वो हमारे सामने भी मुलाकात में कुछ लिए, और वो किसी वक्त भी वो नाम मजीद ले सकते हैं। और साथ ही इमरान खान साहब को ये तक पता है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, जिस तरह उसामा गाजी साहब आप और मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारे कमरे के बाहर, स्टूडियो के बाहर एक ऊपर रेड लाइट ऑन हुई है, ऑन एयर, यानी बाहर वालों को पता है कि ऑन एयर अंदर नहीं जाना। खान साहब कहते हैं कि जिस कमरे से मॉनिटरिंग हो रही थी सारे मेरे ऊपर कातलाना हमले को, उसके बाहर रेड लाइट ऑन थी, और 12 बजे से 5 बजे तक वहां पर 2 शख्सियात मौजूद थी जो सारा इसको मॉनिटर कर रही थी। वो कहते हैं मेरे पास ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन है। इमरान खान कहते हैं मार्च से आगे इलेक्शन नहीं कबूल, मार्च में इलेक्शन दे दें। तो ये इमरान खान साहब उसके बाद, ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पीटीआई खुद कह रही है कि फिर वो पार्लियामेंट आके जो कानून साजी कर रही है निगरान सेटअप के हवाले से, वो चीजें करने को तैयार हैं। मार्शल लॉ इमरान खान समझते हैं कि नहीं लग सकता, क्योंकि वो समझते हैं कि मार्शल लॉ उस वक्त लगता है जब तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस नाकाम हो जाती हैं। इस वक्त मुल्क में ऐसा नहीं है। वो मौजूदा आर्मी चीफ की मशरूत तोसी चाहते हैं, एक शर्त पर तोसी चाहते हैं कि अगर ये इस बात की कमिटमेंट दे दी जाए कि मार्च में इलेक्शन होंगे, तब वो कहते हैं कि अप्रैल तक मैं मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री कबूल कर लूंगा, ताकि मार्च में इलेक्शन हो और नई हुकूमत जो है वो अप्रैल में आके तकर्री कर दे। अलीम खान के हवाले से उन्होंने कहा कि उसको कुछ लोग बनवाना चाहते थे और उनके साथ मफादात थे। नज़ीर चौहान को उन्होंने बताया हाउसिंग सोसाइटी पकड़ी गई, उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगे, तो कहीं से कॉल्स आ गई कि इसकी 2 नंबर हाउस सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। इमरान खान कहते हैं कि मेरे दौर में मुख्तलिफ जगहों पे जो मुलाकातें होती थी, शहबाज शरीफ की, मलिक अहमद खान की, मुझे तो आईबी से पता चलता था कि कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई हैं और कौन कौन कितनी बार मिला है। फैसल वोडा के हवाले से वो कहते हैं कि फैसल वोडा ने मुझे कहा कि एक अहम शख्सियत आपसे मिलना चाहती है, वो आपकी फ़ैन है। मैंने इनकार कर दिया और मुझे पता है कि उसी शख्सियत के कहने पर फैसल वोडा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। फिर उसके बाद वो जो FIR नहीं हो रही, इसका वो मौजूदा सिस्टम पूरे को कसूरवार ठहराते हैं। और वो कहते हैं कि अक्टूबर में जब वो एक तब्दीली करने जा रहे थे, वो कहते हैं अक्टूबर में मुझे पता चल गया था कि शरीफ खानदान के साथ NRO हो चुका है, डील हो चुकी है। वो ये कहते हैं कि जो हमारा लॉन्ग मार्च है उसका 29 नवंबर से कोई तल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से वो मायूस जरूर हैं, लेकिन पूरी उम्मीद भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी मौके पे जाके, और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है और लेना भी चाहिए। और पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा, जब मेरे ऊपर हमला हुआ उनको बुलाकर मैंने कहा कि देखो मुझ पर हमला तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मुझ पर हमला हुआ है
कि अगर इमरान खान को साइड पर हटा दें तो इन लोगों का तो कोई वो है ही नहीं, इन लोगों को तो आराम से हराया जा सकता है। जब तक इमरान खान इनमें मौजूद है, इमरान खान इनका लीडर है, इनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने कहा तुम्हारी वजह से मुझ पर हमला हुआ है, दलेर बन जाओ, बहादुर बन जाओ, लीडर बन जाओ, ये वक्त है डट जाने का, लड़ जाने का। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो दो बातों पर बहुत दुखी नजर आए। एक मौजम जो उनका कारकुन शहीद हुआ, उसके बच्चों का जब जिक्र आया बहुत अफसरदा थे, बहुत दुखी थे। और एक अरशद शरीफ साहब की कल जो तस्वीर चलाई गई है मीडिया पे, वो बहुत अफसरदा थे, बहुत दुखी थे। और साथ ही उन्होंने बताया कि एक अलीम खान साहब ने कुछ लोगों को जो है वो घर दिए बनवा कर हाउस सोसाइटी में अपनी। वो इमरान खान कहते हैं कि मेरे इल्म में जिसको वो घर दिए गए, कहाँ कहाँ पर बैठ के डीलें होती थी। और धरने का भी फैसला नहीं किया कि धरना होगा, कब तक होगा। अभी यह है कि लाखों लोग पिंडी पहुंचेंगे। और अमेरिका के अहम मुकाम की बहुत सी जगहों पे मुलाकातें, वो कहते हैं वो भी मेरे नोटिस में थी, मुझे सारी रिपोर्टें मिल रही थी। और उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बात की जाती थी। दूसरी तरफ मुराद अली शाह करप्शन लूटमार के बावजूद नामजद मुलजिम थे, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती थी। तो ये जनाब चीज़ें, वो कहते हैं कि स्नाइपर से भी मुझे मरवाया जा सकता था, लेकिन ये जो एक जुनूनी शख्स के जरिए करवाया गया ताकि वो नैरेटिव बनाया जा सके। और साथ ही वो कहते हैं साबित हो गया कि बंदे दो से कम दो थे और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फौज की उन्होंने तारीफ की बतौर इदारा। वो कहते हैं फौज ने लोकस में, फौज ने पोलियो में, फौज ने कोविड में बहुत किरदार अदा किया। फौज इस मुल्क की हकीकत है, फौज को मजबूत देखना चाहता हूँ। लेकिन वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट में एक या दो शख्सियात शामिल होती हैं, फौज बतौर इदारा मेरा फौज के साथ कोई मसला नहीं है। यू टर्न के ऊपर उन्होंने दोबारा कहा कि यू टर्न इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप एक गड्ढे में गिरे हुए हैं तो आपने, अब ये नहीं है कि आपने उसको खुदाई करते रहना है, मजीद गड्ढे में फंसना है। यू टर्न का मतलब यही होता है कि अगर एक आपने प्लान बनाया है, वो नाकाम हो गया है, हालात बदल गए, तो आप अपनी हिकमत अमली तब्दील कर लें, बजाय इसके कि एक बात पे आप डट जाएं और अपना नुकसान और मुल्क का नुकसान जो है वो करते रहें। ठीक है। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है इमरान खान ने सवालों के जवाब भी दिए, सब चीज़ों का अहता किया, लेकिन दूसरी तरफ जो हम लंदन में मुलाकात अभी देख रहे हैं, वहाँ तो ये फैसले हो रहे हैं कि जी हम वक्त पर इलेक्शन, यानी वो अक्टूबर, अगला साल अक्टूबर का देख रहे हैं। और वो नहीं समझ रहे कि अब लगता है कि जनाब अलविदाई मुलाकातें भी हो गई हैं, तो हुकूमत समझ रही है कि शायद हम बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, ये धरना या ये लॉन्ग मार्च से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम अज़ कम वो कहना, दिखाना ये चाह रहे हैं, अगरचे उनके इक़दामात, उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके अहकामात से कुछ और नज़र आ रहा है। तो ये लंदन में जो मुलाकात है, आपको लगता है कि ये कोई रंग ला सके, इसको फ़ायदा होगा? ये भी खबरें हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट भी जारी किया जा रहा है, वो भी वापस आ सकें, तो कोई माहौल बदल सकेगा? या इमरान खान साहब जिस जगह पर ले गए हैं कौम को या इस लॉन्ग मार्च को, अब वापसी मुश्किल है, यानी इस पीडीएम हुकूमत की कि दोबारा कदम जमा सके? देखो उसामा गाजी साहब, एक तो यह है कि अगर मियां नवाज शरीफ को वापस आना है तो 29 नवंबर से पहले ही वापस आएंगे, वरना 29 नवंबर के बाद अगर नई तकर्री हो जाती है तो इतना आसान नहीं होगा मियां नवाज शरीफ का वापस आना। तो उन्होंने अगर वापस आना है तो 29 नवंबर से पहले आना है, वरना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और दूसरी बात उसामा गाजी साहब, जो आप बात कह रहे हैं ना, देखिए मैं आज बात कर रहा था कि जो मुस्लिम लीग नून का जो है या पीडीएम के जो सहाफ़ी विंग है, उन सारों को भी अगर आप देख लें, जो शदीद तरीन एंटी पीटीआई हैं, जो शदीद तरीन प्रो पीएमएलएन हैं, प्रो नवाज शरीफ हैं, प्रो आसिफ अली जरदारी हैं, प्रो पीडीएम हैं। मुझे उसामा गाजी साहब, आप भी सारे दिन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप ट्विटर देखते हैं, मुझे बताएं कोई एक सहाफ़ी आप बता दें जो ये कह रहा हो कि अगले इलेक्शन में नून लीग जीत सकती है? कोई भी नहीं। सबका कंसेंसस है, तमाम सहाफ़ी, तजियाकार, एनालिस्ट, एंकर सब एक पेज पर हैं, चाहे वो जो है वो प्रो पीटीआई एंटी पीटीआई। यही वजह है, शायद उनको खौफ है कि चलें डिले करेंगे तो कहीं शायद कोई बात बन जाए। फिलहाल तो उनका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट बरहम नज़र आई कि क्यों नहीं बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं कराची में। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जितनी जल्दी हो सके बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो, पीडीएम की जितनी भी जमातें हो तो नहीं चाहती कि इलेक्शंस हों, क्योंकि इस वक्त जोर नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में जनाब हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ हैं। कई केसेस का सामना कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलात, कभी इनको पकड़ लिया जाता है, कभी एक केस में, कभी दूसरे केस में। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए, जमात इस्लामी भी, तहरीक इंसाफ भी गई, अब सिंध हाई कोर्ट कह रही है, बड़े सवालात पूछे गए हैं कि कितनी आज तक फोर्स, जो बहाना बनाया जाता है जी पुलिस फोर्स जो है सैलाब जंगान की लगी हुई है, बड़ा वाज़ेह में पूछा कितने ऑपरेशन किए हैं, उसका कोई जवाब दे दें। कब तक इलेक्शन कमीशन ये डिले करता रहेगा? तो अब लगता है कि ज़्यादा डिले नहीं होंगे इलेक्शन, आप भी ये उम्मीद कर रहे हैं? ये हम तो समझते हैं कि इनको जो खौफ इनके अंदर पैदा हो गया है, जो इन्होंने हमारी 2 सीट्स इलाकों में, उसका जी
मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हुई है हलीमा आदिल तो शेख। हुकूमती जी जी आ रही है आवाज़। अपोजिशन पीपल्स पार्टी दोनों चाहते हैं कि इलेक्शन में डिले हो, और हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट क्या आने हैं। दूसरी जहाँ रही पुलिस फोर्स की बात, 6000 पुलिस इन्होंने भिजवा दी इस्लामाबाद धरने को रोकने के लिए। और इसी दौरान जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को मना किया कि हम अरेंज नहीं कर सकते, उसी दौरान 6000 पुलिस वहां भिजवा दी इस्लामाबाद इन्होंने। और ये मेलाफाइदी है। इस वक्त इनको पूरा इन्होंने मिल के इलेक्शन लड़े थे, यानी 239 और वो आमिर लियाकत साहब की खाली होने वाली सीट पर। तो दोनों में जो शिकस्त के बाद अब इनकी आखिरी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए काम को चलाया जाए, सर जोड़ के बैठा जाए, किसी तरीके से पीटीआई के तोड़ निकाला जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है, और बस कोर्टें अदालतें क्या कर सकती, जब एक तरफ गवर्नमेंट भी हो, इलेक्शन कमीशन भी हो और सब मिले हुए हो, तो उसके मुश्किल है अदालतों के लिए। मैं समझता हूँ कि ये रूम नहीं देना चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट ले लेंगे, वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलते हुए वो उसको भेजेगा, वो उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही कि इलेक्शन जल्दी करा पाएंगे, और इसको डिले करेंगे। फोर्स का बार और कुछ ठीक पूछा है उन्होंने, मतलब डाकू मार रहे हैं वहाँ पुलिस वालों को, शहर में लोग कत्ल हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, पुलिस वापस भिजवा दी है। सलामत तस्लीम पे कुछ उन्होंने कुछ किया नहीं है, और इलेक्शन रोकने के लिए इनको शॉर्टेज ऑफ फोर्स है। लेकिन हलीमा आदिल शेख साहब, एमक्यूएम तो खुद चाहती थी एक वक्त में कि पीपल्स पार्टी पर दबाव डालती थी कि जी बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, बल्दियाती इख्तियारात हमारे पास होने चाहिए। अब एमक्यूएम ने एक नया मुआहदा कर ली पीपल्स पार्टी के साथ। एमक्यूएम को क्या हुआ? आपको लगता है कि उनका वोट बैंक भी इतना मुतासर हुआ है कि अब उनको लगता है कि बिल्कुल कहीं कराची में वो भी नहीं नजर आएंगे, मिलकर भी पीपल्स पार्टी एमक्यूएम नहीं नजर आएंगे? उसामा भाई, एमक्यूएम को जो हुआ आपको पता ही है कि जो हुआ उनको कराची के इलेक्शन के अंदर, और उन्हें पता चल गया कि अवाम उनको फारिग कर चुके हैं। और जिस तरीके से वो मिलना भी चाह रहे हैं, 0+0+0=0 होना चाह रहे हैं, उनको पता है कि खौफ की अलामत है उनके लिए कि बिल्कुल नीचे से मिट जाएंगे। अब वो बेहतर जोड़ के बैठ तो रहे हैं। एमक्यूएम अपनी शिकस्त तस्लीम कर रही है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक पेज के ऊपर है। अभी इन्होंने शिक भी खत्म कर दिया। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि आर्टिकल 140A के मुताबिक बल्दियाती अमेंडमेंट की जो उसका इलेक्शन कराया जाए। अब उसमें इन्होंने तरमीम कर दी है। वो ये कर रहे हैं कि जी 120 दिन की बजाय गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इलेक्शन कमीशन जो उसको आगे बढ़ा सकता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को एक ही जैसा इनका गम है, और वो कहता है हम दोनों का गम इस जैसा सनम इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं, सारा इलेक्शन जो आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, लेकिन अभी एक नेशनल असेंबली का इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती, वो कहते हैं देखिए जी हमने इमरान खान को हरा दिया, हमने एक सीट हासिल कर ली, तो फिर किस चीज का खौफ आपको नजर आ रहा है? पीपल्स पार्टी एक तरफ कहती है दो बातें, एक तो वो जो सीट जीती वो NA 237 थी, जिसमें मलीर का इलाका था, और मलीर में इन्होंने पहले ही मलीर में काफी सारे सीट्स इनके पास है, और वहाँ जिस तरीके से ठप्पे लगे, जिस तरीके से तशद्दुद हुआ, जिस तरीके वो सबने देखा कि वो जो था एक पूरा पीपल्स पार्टी ने कोई पुराना वो तजर्बा एमक्यूएम वाला था, ठप्पा भी लगाया, बदमाशी भी की, हमले भी किए, वो तो रोज रोशन की तरह आया हो चुका है कि वो इलेक्शन तो ऐसा नहीं था। और देखिए मुज़ाफ़रात की सीट में वहाँ ये गाँव गोठों के अंदर तो ठप्पे बदमाशी कर लेते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर वो नहीं कर पा सकते हैं। तो NA 237 का स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी। वो भी मतलब पता ही है ना, ठप्पे लग रहे थे, बैलेट पेपर्स कहाँ हो रहे थे, सारा कुछ सामने आ चुका था ना, उस पर आगे इंक्वायरी हो सकती है। इनको भी पता है कि वो उसमें हो चुका था, लेकिन क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जो होता है वो काउंसलर टू काउंसलर लड़ रहे होते हैं आपस में, वहां भी लोकल सतह के ऊपर लोग इनको ठप्पे नहीं लगाने देंगे। पीपल्स पार्टी वो जैसे जीती है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि उनके साथ शक क्या हुआ। सिद्दीक जान, हलीमा आदिल शेख साहब ये बताइएगा कि जो इन्होंने कहा है कि इन्होंने हज़ारा पुलिस फोर्स यहाँ पर इस्लामाबाद में भेजी है, तो आपने क्या इस चीज़ को भी आपने अब अदालत के सामने चैलेंज किया है कि अगर इन्होंने भेजी है तो किस कैपेसिटी में भेजी है, और भेजी भी है नहीं भेजी? लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बड़ा अफसोस होता है हम इस्लामाबाद में जब देखते हैं सिंध से आई हुई पुलिस के साथ जो सलूक कर रहा है वफाक, जिस तरह से उनको जो है वो टेंटों में ठहराया गया है, जिस तरह से उनको खाना दिया जा रहा है, यकीन करें इतना तकलीफ दे है वो मंजर। और मैं हैरान होता हूँ कि कैसे हमारे पुलिस वाले, क्या इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि इनमें से खड़ा होकर कहे कि मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकता, मैं आपके इस सारी चीज़ के ऊपर लानत भेजता हूँ। जिस तरह से आप मुझे ऐसे खाना दे रहे हैं जैसे मैं भीख में ले रहा हूँ, जैसे आप यतीमों मस्कीनों को खुदा न खास्ता जो है वो कहीं पे छोड़ आते हैं किसी जगह के ऊपर कि इसको वहाँ पे खाना भीख में मिल जाएगा। तो इस तरह का सलूक सिंध की पुलिस के साथ किया जा रहा है। तो क्या आपने इसको चैलेंज किया अदालत में कि किस तरह से इन्होंने भेज दिया और ये सारी चीज़ें? जी, मैंने खुद एज ए पिटिशनर हलीमा आदिल शेख कोर्ट में गए हुए हैं, सिंध हाई कोर्ट में। उस रोज हाई कोर्ट ने कहा कि जी वो नोटिफिकेशन लिख आइए
उसके बाद वो नोटिफिकेशन उन्होंने खुफिया रखा हुआ है। मैंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिखा, आईजी सिंध को खत लिखा, होम सेक्रेटरी साहब को खत लिखा कि मुझे जिस नोटिफिकेशन के तहत आपने ये फोर्स मार्क भिजवाई है वो बताई जाए। अभी तक वो नोटिफिकेशन ये ना कोर्ट को दे पा रहे हैं ना हमें दे पा रहे हैं। बड़ा खुफिया से काम रखा हुआ है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इसको चैलेंज किया। मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट इसके ऊपर नोटिस वो हमारे उस पर कोई ना कोई फैसला सादर फरमाएगी। और दूसरी जानब जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इनको दिए बेचारों को ज्यादा राह 800 रुपए दिए थे और वो उनके ट्रेन में खर्च हो गए। अब जिस तरीके से ये बेचारे खाना बदोशों की तरह, तो सिंध की पुलिस का हाल है, सिंध की आवाम का भी वही हाल है उसामा भाई। ये इस्लामाबाद में क्या, सिंध की सलामत रसीन को देख लीजिए, सिंध के आम लोगों को देख लीजिए, सिंध के अस्पतालों में देख लीजिए, सिंध के स्कूलों में देख लीजिए, ऐसी लापती है। उम्मीद करते हैं कि अब सिंध हाईकोर्ट के सामने आए हैं तो लगता नहीं कि आप तो कह रहे हैं कि वो आपको ज्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि फिर कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया जाएगा या इस तरह के बहाने बनाए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सिंध हुकूमत की तरफ से। देखते हैं अब सिंध हाई कोर्ट इस पर क्या आगे एक्शन लेती है। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद इनसाइड स्टोरी सदीक जान के साथ। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है इनसाइड स्टोरी का। आज एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि लाहौर हाई कोर्ट में एक मुल्ज़िम की ज़मानत खारिज होती है। उस पर इल्ज़ाम है भैंस चोरी का और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार होता है। फिर जो मुद्दई मुकदमा है उसको पकड़ता है, पुलिस के हवाले करता है और साहिवाल पुलिस को अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद एक बहस छिड़ जाती है पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है कि भैंस चोरी का जो मुल्ज़िम है, मुजरिम है, उसको तो पकड़ा जा रहा है, उसकी ज़मानतें खारिज हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरबों डॉलर के जो मुल्ज़िमान हैं उनके लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी कुर्सियाँ, बड़े बड़े ओहदे मौजूद हैं। सदीक जान साथ हैं। सदीक, आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, ये बड़ा एक तज़ाद हमें नज़र आता है और हमारे जो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठते हैं कि जी 130वें नंबर पर क्यों है, इतना भी बुरा नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं फिर लोग तो ज़ाहिर है ये चीज़ देखते हैं कि जी इस पर भैंस चोरी का है, ये पकड़ा जाएगा और किसी ने भी चोरी की है उसको ज़रूर ठीक है सज़ा होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि बड़े बड़े चोर हम नैब में देख रहे हैं कि अब तो 50 करोड़ से जो नीचे की चोरी है वो नहीं है। जिस तरह वो एक दफ़ा होता है ना कि जी आप 50 करोड़ के 5-6 आप जनाब करप्शन के अंबार लगा दें, लेकिन बारी बारी कर लें तो उस तक आप चाहे अरबों तक पहुंच जाएं, तो वहाँ करप्शन नज़र नहीं आती। यहाँ भैंस चोरी की जो करप्शन है या जुर्म है, इस पर पकड़ लो। देखें, इसका कसूर है ना कि इसने बहुत छोटी चोरी की है और इसको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में छोटी चोरी जुर्म है, पाकिस्तान में छोटा डाका जुर्म है। पाकिस्तान में अगर आपने डाका मारना है तो आप कम से कम कोई 5-7 अरब रुपए का कम से कम मारें, ताकि अगर आप 5 अरब का डाका मारेंगे तो 1.5-2 अरब आप उन लोगों को देंगे जिनके हाथ में ये निज़ाम है, जो आपको अदालत से रिलीफ दिलवा सकें, जो इस निज़ाम में आपको बचा सकें। 2 अरब आप उनको दें और 3 अरब आपका हुआ, तो ये तो अब स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब आप देखें ना, आज जो खबर आई है कि एक ज़ायफ़ मुजरिम जो इश्तिहारी हैं, जो मफरूर हैं, जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जो बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ से गए थे और आज जिस उनको वापस लाने की तैयारियाँ हो रही हैं। और आज आप देखें कि जिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज इस मुल्ज़िम, पता नहीं इस बेचारे पर इल्ज़ाम ठीक है या गलत है, इसकी ज़मानत खारिज की है, इसी लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर 1 अरबों रुपए की करप्शन के मुल्ज़िम को, बल्कि मुल्ज़िम नहीं मुजरिम सॉरी, जो साबित हो गया था कि उसने जुर्म किया है, जो जुर्म की सज़ा में अंदर था, उसको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लाहौर हाई कोर्ट ने आज तक वो सज़ा कायम है, आज के दिन तक तो है, सज़ा कायम है। और फिर आज वही सजायाफ्ता तो मुजरिम बैठ के पाकिस्तान के आर्मी चीफ का लंदन में बैठ के फैसला कर रहे हैं, तो फिर उसको तो आना बनता है ना। जब आर्मी चीफ का जो नया आर्मी चीफ लगाना उसने है, इंटरव्यूज उसने करने हैं, तो उसका क्या इतना भी हक नहीं बनता? आप इतना तो उसका हक ना मारें कि वो उसे आर्मी चीफ पूछे जिसको लगाने हैं, अच्छा अगर मैं तुम्हें लगाऊं आर्मी चीफ तो फिर बताओ मेरा क्या इसमें मफाद है, मुझे क्या दोगे? क्योंकि उसने पता है कि अगर ये कमिटमेंट दे दी जाती है, आने वाले भी दे देते हैं जिनका मियां नवाज शरीफ ने इंटरव्यू करने, और वो कमिटमेंट दे देते हैं कि जनाब मियां साहब आपको बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपकी बेटी बरी हुई है, आपका बरी होना, बरी आपको कराना, वो हम हाजिर, हम खादिम, कोई मसला नहीं है। और फिर इसमें आप देखें ना कि असल तो बात है कि आप पाकिस्तान को क्या मैसेज दे रहे हैं, 23 करोड़ लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये आपके मुल्क का निज़ाम है। जिस शख्स ने आपका पैसा लूट के बाहर शिफ्ट किया, उसके असासे बाहर, जदादें बाहर, औलाद बाहर, सब कुछ बाहर, अब वो इसलिए आ रहा है कि डील हो गई है, NRO हो गया, मामला तय हो गए हैं और मफादात वाबस्ता है एक दूसरे के साथ,
तो वो उनको फायदा देंगे, उनको फायदा देंगे। लेकिन इसमें एक मसला ये भी तो है कि हम सिर्फ अदालतों को नहीं कह सकते, टेक्निकल जस्टिस ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमत में आए, नैब के कवानीन ही बदल दिए, अब अदालत तो उसी कवानीन के तहत ही फैसला देगी। वो सारे केसेस ही खत्म हो गए। क्या परवेज अशरफ साहब, क्या जनाब जरदारी साहब, क्या कोई और बंदा, सबके केसेस अब खत्म हो गए। इसी तरह हमने स्विस अकाउंट्स का देखा, वो खत ही नहीं लिखा तो काम ही खत्म हो गया। इसी तरह सरे महल एक दौर में कहते थे हमारे हैं ही नहीं, बाद में खुद बेचे, कहा जी हमारे थे। हुदैबिया पेपर मिलकेस हमारे सामने है, तो उसमें तो टेक्निकल जस्टिस मिलता रहा। जब वो यानी इतना वक्त ही गुजर गया, वही आप जिसको एनआरओ कह रहे हैं, तो वो डील्स हो जाती हैं, वो किसी तरह से हुकूमत में आ जाते हैं। तो मसला तो यह है कि हुकूमत में आकर अपने फ़ायदे के लिए आप कवानीन बनाते हैं, उसके बाद अदालतें बेबस हो जाती हैं, आप जो मर्जी करते रहें। कुछ नहीं, मैं उसामा भाई आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। अभी ये हुकूमत में आए, इनको मुसल्लत किया गया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देखने वालों को पता है, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीम मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं इस स्टूडियो के अंदर, सबको पता है। किसको नहीं पता कि ये कैसे आए हैं, इनको कौन लाया है? अदालत को नहीं पता कि कौन लाया? क्या जस्टिस उमर दा बदियाल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नहीं पता कि इनको कैसे लाया गया? क्या इजाजुल एहसन साहब को नहीं पता? क्या ये जो अभी नए केस होने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको नहीं पता कि इनको कैसे लाया गया? क्या इन तीनों मुअज़्ज़िज़ जजेस को नहीं पता कि ये कैसे इन्होंने इक़्तिदार में आके और अपनी करप्शन लूट मार को इन्होंने खत्म किया है और एनआरओ लिया है और केस ने दिया है? अब उनके पास जो ये नैब तरमीम चैलेंज हुई हैं, क्या इन मुअज़्ज़िज़ जजेस का काम नहीं है कि वो इनको स्टैक डाउन करें, वो खत्म करें, वो कहें कि ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, वो कहें कि इन्होंने अपने खानदान के लिए किए हैं, वो बताएं कि इन्होंने अपनी पार्टियों के लिए किए हैं? तो ये काम हमारी जुडिशरी का है, आइन ने उनको इख्तियार दिया हुआ है, इसीलिए तो काजी को मजबूत रखा गया है, इसीलिए तो यही शायद वजह है कि फिर मसला ये हो जाता है कि जब इस तरह का कोई फैसला है तो फिर आप देखते हैं कि हमले भी किस तरह से जुडिशरी पर शुरू हो जाते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।